कभी कभी एक तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। उस तस्वीर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण चेहरा भी नहीं है। वो सत्ता की भूख, अतृप्त महत्वाकांक्षा और खतरनाक राजनीतिक स्वार्थ का प्रतीक है ये व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए देश, विचारधारा या नैतिकता कभी भी प्राथमिकता नहीं रही, केवल उसकी प्राथमिकता रही उसकी कुर्सी। 1998 में जब अटल बिहारी जी के नेतृत्व में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब इस व्यक्ति ने भी सत्ता का सुख चखा, स्वाद चखा, समर्थन दिया, सहयोग दिखाया, लेकिन नीयत में सहयोग नहीं था, सौदेबाजी थी एक। इनकी निगाहें सीधे वित्त मंत्रालय पर थी और कहीं सिर्फ वित्त मंत्रालय इस व्यक्ति को दिखाई दे रहा था। इन्हें लगा था कि सरकार बनेगी तो खजाने की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी, इनकी जेब के अंदर में आ जाएगी। लेकिन राजनीति केवल चालाकी से नहीं चलती, वहाँ चरित्र भी मायने रखता है। आपका चरित्र किस तरह से है वो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और वाजपेयी जी ने संघ से दो टूक कह दिया था कि या तो इस व्यक्ति को आप मंत्रालय दे दीजिए या फिर मुझे प्रधानमंत्री बना रहने दीजिए। ये दो चीज वाजपेयी जी ने संघ से कही थी। और वाजपेयी जी की यह अडिगता उस व्यक्ति के अहंकार पर हथौड़ी की तरह से गिरी। महत्वाकांक्षा घायल हुई इस व्यक्ति की, क्रोध फूट पड़ा और वहीं से शुरू हुआ सत्ता गिराने का तांडव। और सत्ता को गिराने का कहे तो षड्यंत्र इस व्यक्ति का वहीं से शुरू हुआ। जब प्रधानमंत्री पद की बोली लगी तो बताया जाता है कि सत्ता गिराने के लिए उस व्यक्ति ने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया था। इस व्यक्ति ने सौदा बिल्कुल साफ था कि सरकार गिराओ, बदले में प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए मुझे। ये इस व्यक्ति का बहुत ही उस टाइम पर सीधा सा संदेश था कांग्रेस के लिए। लेकिन जैसे ही वाजपेयी जी की सरकार गिरी, वहीं कांग्रेस नेतृत्व अपने वायदे से पलट गया, इनकार कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस को भी पता चल गया था कि जो व्यक्ति एक पार्टी का सगा नहीं हुआ तो वो इनका कहां से होगा। और प्रधानमंत्री पद का सपना वहीं चकनाचूर हो गया इसका। और उसी क्षण जन्म लिया एक निजी प्रतिशोध ने। इस व्यक्ति के अंदर में एक निजी प्रतिशोध वहीं से जागा और तभी से गांधी परिवार इसके निशाने पर आ गया। उस दिन के बाद से ये व्यक्ति किसी विचारधारा का विरोधी नहीं रहा, एक व्यक्तिगत दुश्मन बन गया। सोनिया गांधी के लिए अपमानजनक शब्द, राहुल गांधी की नागरिकता पर आरोप, नेशनल हेराल्ड जैसे मामलों को हवा देना, ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये उस टूटे हुए सौदे का बदला था जिसके लिए कांग्रेस ने इसको मना कर दिया था। राजनीति कम, लेकिन बदले की आग ज्यादा थी इसके अंदर। और अब वही स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी पर लागू कर रहा है ये व्यक्ति। समय बदला, चेहरे बदले, लेकिन तरीका इसका वही रहा। आज वही व्यक्ति दिन रात नरेंद्र मोदी के खिलाफ चरित्र हनन में जुटा हुआ है। आरोप, इंसिनुएशन, विदेशी एजेंसियों की कहानियां, सब कुछ परोसा जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी आरोप निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हो पाया। चाहे वो आरोप इस व्यक्ति ने कांग्रेस के खिलाफ लगाए हों या भारतीय जनता पार्टी। मैं खुद कांग्रेस का धुर विरोधी हूं, लेकिन इस तरह के अनर्गल जो आरोप लगाए हैं, मैं उनका समर्थक नहीं हूं। क्योंकि लड़ाई विचारों की नहीं, कुर्सी की थी और है, आज भी है इसकी। वह चाय पार्टी जिसने सरकार की नींव हिला दी थी, अब वो किस्सा सुनिए। 29 मार्च 1999, दिल्ली का अशोका होटल। 3 ऐसे नाम जिनकी विचारधाराएं सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे के धुर विरोधी थी। मतलब जयललिता,
सोनिया गांधी और वही महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो कि इसका मीडिएटर था, इस पार्टी का, चाय पार्टी का मीडिएटर था। यहाँ ये कोई सामाजिक मुलाकात नहीं थी, यह एक राजनीतिक साजिश की बैठक थी जो इस व्यक्ति ने अरेंज की थी, और मकसद एक ही था कि वाजपेयी की सरकार को गिराना। जयललिता उस समय सरकार को समर्थन दे रही थी, जयललिता का समर्थन था वाजपेयी जी की सरकार को, लेकिन उन्हें अपनी ताकत दिखानी थी जयललिता जी को। उन्हें लगा कि इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। बीच में खड़े थे वही व्यक्ति जो खुद को इस पूरे खेल का सूत्रधार मानते हैं, वो व्यक्ति इसके सेंटर में खड़ा होता है। खुद बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि जुलाई 1998 से ही वो जयललिता को बीजेपी से अलग होने की सलाह दे रहे थे। ये इन्होंने खुद स्वीकार किया। फोन पर बात करवाई, संदेश भिजवाए, रास्ते बनाए। मार्च 99 में जयललिता ने दिल्ली आने से पहले सिर्फ इतना कहा कि एक चाय पार्टी रखी और शर्त साफ थी कि अगर सोनिया गांधी उस चाय पर आती हैं तो सरकार गिराने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चाय पार्टी हुई और उसके बाद भारतीय राजनीति में एक भूचाल आ गया। एक वोट से सरकार गिरी थी, मात्र एक वोट से। 17 अप्रैल 1999 लोकसभा में विश्वास मत एनडीए 269, विपक्ष 270, सिर्फ एक वोट का फर्क था, एक वोट का बस, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। कहा जाता है कि उस दिन वाजपेयी जी बहुत ज्यादा आहत हुए थे। भावुक होकर के उन्होंने कहा था कि देश के भीतर बैठे कुछ लोग विदेशी एजेंडों के मोहरे बन चुके हैं। ये वाजपेयी जी ने उसने कहा था। सबका मकसद एक, नीयत अलग अलग। सरकार गिरने के बाद हर दल अपने अपने फायदे की गणना में, कैलकुलेशन में जुट गया। बसपा भी पहले से, बसपा जो थी भारतीय बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस खेल से अलग नहीं रही। हालांकि आज बसपा का कुछ अलग उद्देश्य हो गया, अलग रहा होगी, लेकिन उस टाइम पर बसपा भी इस खेल में शामिल थी। पहले वोटिंग से दूरी, फिर अचानक सरकार के खिलाफ मतदान, यह फैसला सबको चौंकाने वाला था उस टाइम पर। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे मुखर, ये जो ऑपरेशन था इसका सबसे मुखर चेहरा वही व्यक्ति था जिसने बाद में गर्व से कहा कि मेरे लिए एक साहसिक मिशन था ये, मेरा उद्देश्य सिर्फ सरकार को गिराना था, देश स्थिरता, लोकतांत्रिक नैतिकता कुछ नहीं थी। इन सवालों के जवाब कभी उसके एजेंडे में नहीं रहे, कभी नहीं रहे। निष्कर्ष यह है, कहानी किसी एक सरकार की नहीं, ये कहानी है अतृप्त महत्वाकांक्षाओं की, अतृप्त आत्मा की, टूटे हुए सौदों के बदले की, और उस राजनीति की जहां देश नहीं कुर्सी सर्वोपरि होती है। आज चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन तरीका आज भी वही है। और यही कारण है कि इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, कभी अटल जी के साथ, कभी मोदी जी के साथ। और ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, ये अगर आप देखें, जो मैंने आपको बताया है, ये ऐतिहासिक घटनाओं और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है ये पूरा प्रकरण। और इसके आज भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि साक्षी हैं। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा है। इसने कभी भी आज तक, इस व्यक्ति ने ना इसकी कोई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है, और ना ही इसकी कोई अपनी एक इस टाइप का सिद्धांत रहा है कि देश के लिए कुछ करें। हमेशा ये व्यक्ति व्यक्तिगत फायदों में उलझा रहा, जो कि कभी पूरा नहीं हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।